हाय गाइस, वेलकम अगेन इन मोहसिना क्लासेस। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फ़िलहाल 25 के मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और जो मुझे क्वेश्चंस मिले अपने स्टूडेंट से कुछ, ठीक है, और जो मैंने कुछ बात की कुछ लोगों से, उसके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक बेसिकली जो है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आ रहा हूँ। क्योंकि मैं मानता ये हूँ कि क्वेश्चंस के पीछे भागने से बेहतर है कि आप टॉपिक के पीछे भागें, आपका फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ वो क्वेश्चन रट लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। उस टॉपिक को और डीप करें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि आज जो क्वेश्चन आपका आया वो आया कहाँ से? तक्षशिला यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली अभी तक जो ट्रेंड देखा गया वो सिंपल सा ट्रेंड ये है कि तक्षशिला और नालंदा, ये दो यूनिवर्सिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और मैंने सारी एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आपकी कराई हुई वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, हायर एजुकेशन प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इसको हेरिटेज यूनेस्को ने कब डिक्लेयर किया था। तो 1980 में डिक्लेयर किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप में से बहुत से लोगों को ये पता भी होगा, ओके। और इसको इस्टेब्लिश किया था कुरुप्निस ने, क्योंकि आ सकता है गंधार में स्थापित हुआ था और करंट में ये कहाँ पे है, पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो तक्षशिला के बारे में। इसी प्रकार नालंदा के बारे में आप जाओगे, ठीक है। तक्षशिला के बारे में एक और वो है कि एंशिएंट यूनिवर्सिटी है दुनिया की, ना कि इंडिया की, दुनिया की, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आप नालंदा के पास जाओगे, नालंदा को जो है वहाँ पे लाइब्रेरीज जो थे काफ़ी फेमस थे, उनके नाम, ठीक है, लाइब्रेरी के नाम आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके, ठीक है। और उसके बाद जो चाइनीज़ यात्री ने वो ट्रैवल किया था नालंदा के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमें सब कुछ मिलता है। बख्तियार खिलजी जिन्होंने उसको जो है डिस्ट्रॉय किया था, ये सारे फैक्ट शीट हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा, तक्षशिला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जो ट्रेंड मुझे अभी तक दिखा है तीनों सेट के अंदर। तो इसके बाद हम चलते हैं टीचिंग है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मेटिव समेटिव का क्वेश्चन आ गया था। इसके अलावा इफेक्टिव टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपसे बार बार वही पूछे गए थे। और एक चीज़ मैंने जो नोटिस की आज के पेपर के अंदर, या आप जून दिसंबर का पूरा सेट लगा के जा रहे हो एग्ज़ाम देने और प्लस में कुछ पुराने सेट्स लगाए 2014-2015 तक के, तो आप आराम से 35 क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करके आ जाओगे, क्योंकि टीचिंग वगैरह में बहुत रिपीटेशंस हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ पोजीशन से क्वेश्चन आया था, क्वांटिटेटरी का आया था, ठीक है। डिनाइल वाला क्वेश्चन था, क्योंकि हमें पता ही है कि ऑल होता है और साथ में क्या होता है, सम नॉट होता है, नो होता है, या सम वाला केस होता है क्वांटिटेटरी। स्क्वायर ऑफ पोजीशन है, उसका गोल्डन रूल क्या था, वन इज मस्ट बी डिनाइल ऑफ अदर, ठीक है, यानी दोनों साथ में कभी भी सच या झूठ नहीं हो सकते। बस यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे था। इंडियन लॉजिक में हेतु से क्वेश्चन आ गया था। हेतु मैंने बहुत चीज़ कराया है और हेतुभास भी कराया है, सब कुछ कराया हुआ है। इंडियन लॉजिक की प्लेलिस्ट में 14 वीडियो पड़े हैं, वहाँ से आप जा सकते हो और देख सकते हो। सारे वीडियोस बहुत शॉर्ट हैं और सारे पिन पॉइंट बातें मैंने आपको वहाँ पर बता दी हैं। तो हेतु से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। नंबर सीरीज़ आप देख सकते हो क्या आया था। हेतु को हम और क्या बोलते हैं पहले ये देख लो। रीज़न कहते हैं, ठीक है, और मिडिल टर्म जो होता है हेतु होता है, ठीक है। यानी किसी बात के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, जो किसके साथ रहता है, हमेशा मेजर टर्म के साथ रहता है। अनुमना में आपने ये चीज़ देखी होगी। जैसे हम कहते हैं कि पहाड़ पे धुआं है, धुआं क्या है, आग का रीज़न है, ठीक है, और ये मिडिल टर्म होता है, ओके। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताई है, आप वहाँ से देख सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग में ये क्वेश्चन आया था 2, 10, 26, 50। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 और यहाँ पे 16, यहाँ पे 24, तो आगे क्या होगा 32, ठीक है। तो आप देख रहे होगे 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 82 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लो, 8 8 8 8 8 से बढ़ रहा है, वैसे भी आप कर सकते हो। कल भी आया था, आज फिर आया है, रूसा का फुल फॉर्म, ठीक है, ये 2013 में आया था। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान था। बेसिकली ये हायर एजुकेशन से रिलेट करता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके पेपर में आए हुए थे। कब के आए थे, ये आए थे आपके दिसंबर वाले सेट में 2-3 बार। तो रूसा बहुत इंपॉर्टेंट है। GER से एक क्वेश्चन आया था, ग्रॉस इन्वायरमेंट रेशियो से। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है ये मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ फुल फॉर्म इसका लिख दिया है। बेसिकली इंडिया में होता क्या है कि 12 पास करने के बाद बहुत सारा ड्रॉप रेट होता है, ठीक है, यानी बच्चे जो है ग्रेजुएशन करने नहीं जाते हैं। फिलहाल हमारा GR रेशियो क्या है, यानी कितने बच्चे 12 पास करके इनरोल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के अंदर, वो 30% है, ओके। और इसका टारगेट जो है हमने रखा हुआ बढ़ा के
और वो सब चीज़ें आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मिल जाएंगी, जो मैंने आपको वीडियो कराया हुआ है। इसके बाद एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन था, तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये तो बिल्कुल रट्टा मान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आज तक या कोई क्वेश्चन सबसे अधिक बार इंडियन नेट के एग्ज़ाम में आया है। तो एक्शन रिसर्च आया है, पैसेज काफ़ी इजी आया था, ठीक है। और डीआई में भी एवरेज रेशियो के क्वेश्चन थे, जो बहुत ही सिंपली बच्चों से सॉल्व हो जा रहे थे। अब यहाँ तक की बात तो ये रहेगी, आईसीटी में क्या करना है सर? आईसीटी में बिल्कुल कुछ नहीं करना। आईसीटी में जैसे मैंने आपसे बोला है कि आपको ओल्ड पेपर सॉल्व कर लेने हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। आईसीटी में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। इन्वायरमेंट में क्या करना है सर? इन्वायरमेंट में सबसे पहले 2 क्वेश्चन पक्का करना है आपको, तो 2 काम करिए आप। एक तो आप एमडीजी गोल और एसडीजी गोल पढ़ लीजिए। आज फिर क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा एसडीजी गोल्स नहीं है या एमडीजी गोल्स नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आना ही आना है, 100% गारंटेड है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पक्का हो गया। उसके बाद आपका ग्रीन हाउस गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोटोकॉल, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट के तुरंत मिल जाएंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है सर कोविड से क्वेश्चन आया था। कोविड से कोई क्वेश्चन नहीं आया था बेटा। टाइप ऑफ रिसर्च, जी हाँ क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था टाइप ऑफ रिसर्च से। तो ले दे के बात यही है कि जैसा आप पढ़ लो वो एग्जैक्ट आप सही पढ़ लो, वैसे ही पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपने दिमाग को ठंडा रख के आप पेपर आप सॉल्व करोगे। और ये आपने मेरे कंटेंट को पढ़ा होगा, जो फ्रीली अवेलेबल कंटेंट है, सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो फ्रीली अवेलेबल कंटेंट है उसको आपने पढ़ा है, तो आप 70 नंबर तक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने आपको सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं दिसंबर के, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन की है, सारे वीडियोस मैंने 1 बाय 1 समझाया है, सारे वीडियोस के अंदर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया, सब कुछ कराया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं, और टीचिंग डीआई के 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो 5 आपको करना है। पैसेज के 5, पैसेज जो आया था बहुत ही ईजी आया हुआ था, ठीक है, उसकी बात छोड़िए आप। पैसेज बस ध्यान से रीड कर लेना, और कोई इशू नहीं है पैसेज के साथ, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम सामने रहेगा, तो सिस्टम पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बल्कि मैं कहूँगा एग्ज़ाम पे जाने के पहले कि पैसेज पढ़ना कैसे है। ओके, तो वो अभ्यास ऐप जो है एनटीए वाला, उस पर आप कर सकते हो। इसके बाद एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिए, जो ट्रेडिशनल इंडिया की एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली, ठीक है, जिसमें कि जो एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, प्लस इंडियन लॉजिक, यहाँ से भी आप मान लीजिए, जैसे आप डीआई पर सोचते हो ना 5 क्वेश्चन का एक यूनिट है, वैसे ही जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, इंडियन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, वो भी 5 क्वेश्चन की अब एक यूनिट है, यानी 10 मार्क्स आपको दे की जाएगी। तो बिल्कुल आप बिना टेंशन के बिल्कुल अच्छे से वीडियोस देख सकते हो, तक्षशिला वगैरह के बारे में, नालंदा वगैरह के बारे में, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, उम्मीद है आपको समझ में सारी बातें आ गई होंगी। और क्वेश्चन के पीछे बिल्कुल मत भागिए, एकदम कूल एंड काम रहिए, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही है। आप या अपने आप को कूल एंड काम रख सकते हो 3 घंटे एग्ज़ाम सेंटर में, मेरी बात यकीन मानो कि आपके नंबर जो हैं बहुत अच्छे आ जाएंगे पेपर 1 के अंदर। और कंटेंट आपके पास टाइम है अभी 4-5 डेज़ का, या फिर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो बिल्कुल जाके कंटेंट को देखिए, कंटेंट को समझिए, क्योंकि देखिए पेपर 1 में आप 70+ करते हो तभी आपका जेआरएफ होगा, ठीक है। 70 से ऊपर मार्क्स आपको लाना होगा पेपर 1 में जेआरएफ के लिए, कि आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हो पेपर 1 में 70 लाना पड़ेगा, नेट टारगेट करो पेपर 1 में 60 लाना पड़ेगा। क्योंकि देखो जब पेपर 1 आप अच्छा करोगे, ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस पेपर 2 में जो है रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, पहली चीज़। दूसरी बात, आपके पास 70-80 नंबर का जब बफर रहता है ना, तो पेपर 2 थोड़ा ख़राब भी हो जाए, 100-110 मार्क्स का भी हो जाए, तो आप जेआरएफ की रेस में रहते हो, या जेआरएफ आपका हो ही जाता है, जो कि आजकल चल रहा है ट्रेंड, 60% में मेजर ऑफ द कोर्स में जेआरएफ मिल जा रहा है। तो इस वजह से पेपर 1 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको ध्यान रखिएगा। एज नॉर्मली होता क्या है, लास्ट के 1 हफ्ते 5 दिन 4 दिन बच्चे पेपर 1 छूटे ही नहीं है, और उससे क्या होता है, लैक ऑफ रिवीजन से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो वैसी गलती आप मत करिएगा। उम्मीद है आप अच्छा कर रहे होगे। आपको टाइम मिले ज़रूर वीडियोस देख लीजिएगा। बाय, टेक केयर।